तो क्या आप एक्सेल में कोई भी फंक्शन यूज करते समय नई वैल्यू के लिए रो सिलेक्शन को एडजस्ट करते हैं, या फिर कोई भी जब नई वैल्यू जोड़ी जाती है तो क्या वो आपकी ड्रॉप डाउन लिस्ट में विजिबल होती है? इसका एक बहुत ही सरल समाधान है जिसके बारे में 90% एक्सेल यूजर नहीं जानते, और वो है हैज ऑपरेटर के जरिए एक डायनेमिक एरे बनाना। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हैज ऑपरेटर क्या होता है और ये किस प्रकार से काम करता है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल गुरुजी कंप्यूटर कोर्स। तो चलिए सीख लेते हैं। तो हैज ऑपरेटर को समझने के लिए पहले हमको डायनेमिक एरे को समझना होगा। देखो डायनेमिक एरे क्या होता है। यदि मैं ये चाहता हूं कि यहाँ पे मैं इन सभी को 10 नंबर ग्रेस देना चाह रहा हूं, है ना, सभी के 10-10 नंबर जोड़ना चाह रहा हूं, तो सिंपली हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर +10 करा के एंटर प्रेस कराएंगे और ये हमको नीचे तक इस प्रकार से ड्रैग करना पड़ेगा। तो सभी के अंदर 10-10 नंबर जुड़ गए, बट इसको यदि हम डायनेमिक एरे में कन्वर्ट कराते हैं तो उसके लिए सिंपली हम यहाँ पे करेंगे इक्वल और पूरे एरिया को सिलेक्ट करा करके हम यहाँ पे करा देंगे +10 और एंटर प्रेस कराएंगे। आप देखोगे ये डायनेमिक एरे में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे डायनेमिक एरे का मतलब आप देखो यहाँ पे कि एक ब्लू कलर का बॉर्डर दिखाई दे रहा है। जैसे बाहर आते हैं तो बॉर्डर हट जाता है और इस रेंज के ऊपर जाते हैं तो ब्लू कलर का बॉर्डर दिखता है। ये एक डायनेमिक एरे कहलाता है। डायनेमिक एरे के लिए बहुत सारे फंक्शंस हैं जो ऑटोमेटिक डायनेमिक एरे बनाते हैं, जैसे यूनिक फंक्शंस। मैं यहाँ पे यदि यूनिक सब्जेक्ट निकालना चाह रहा हूँ तो इधर मैं कराऊंगा इक्वल यूनिक फंक्शन का यूज, और ये एरे मांगता है, हम इसको एक एरे रिटर्न करा देंगे। ब्रैकेट क्लोज करा के एंटर प्रेस कराएंगे। देखो यहाँ पे ये एक डायनेमिक एरे बना के देता है। डायनेमिक एरे की पहचान मैंने आपको बता दी। तो जो हैश ऑपरेटर है वो डायनेमिक एरे के ऊपर काम करता है। अब यदि मैं इस डायनेमिक एरे पे कुछ फंक्शन परफॉर्म कराऊं, मैं इधर करवाना चाह रहा हूं काउंटा फंक्शन और मैं इनको काउंट करना चाह रहा हूं, तो सिंपली हम उसके लिए एक पे क्लिक कराएंगे, हैश ऑपरेटर का यूज करा के एंटर प्रेस कराएंगे। देखो हैश ऑपरेटर जैसे मैंने यूज किया है ये पूरा एरे सिलेक्ट करा रहा है ना, एंटर प्रेस करा देंगे, काउंट हो क्या रहा है। अब ये पूरी तरह से डायनेमिक होता है। यदि मैं यहाँ पे कोई सब्जेक्ट ऐड कराता हूँ, मैं इधर मैथ की जगह कराता हूँ बायोलॉजी, एंटर प्रेस कराऊंगा तो देखो यहाँ पे बायोलॉजी सब्जेक्ट जुड़ जा रहा है और इसकी काउंटिंग भी 5 हो चुकी है। वापस से अंडू कराते हैं एक बार हम इसको। यदि हम डायनेमिक एरे नहीं बनाते हैं, एक स्पिल रेंज नहीं देते हैं, तब ये किस प्रकार से काम करता है। यदि मैं यहाँ पे कराऊं काउंटा और इसके अंदर हम उसी प्रकार से ये सेल दे दे और कोलन के साथ यदि मैं यहाँ पे यूज कराता हूं, ये आखिरी सेल 5, 6, 7 तक है, तो यहाँ पे G7 यूज कराऊं, ब्रैकेट क्लोज करा के एंटर प्रेस करा देता हूं। देखो रिजल्ट तो दोनों का सेम आ रहा है, पर जैसे हम कोई नया सब्जेक्ट जोड़ते हैं, मैं फिर से बायोलॉजी जोड़ता हूं, एंटर प्रेस कराएंगे, देखोगे यहाँ पे ये तो अपडेट हो रहा है बट यहाँ ये अपडेट नहीं हो रहा है। यहाँ एक चीज आप नजर नोट करोगे, जैसे ही हम यहाँ पे काउंटा यूज करते हैं और इस प्रकार से मैंने काउंटा नहीं किया है, हम ये पूरी रेंज यूं सेलेक्ट कराते हैं, तो जहां तक अगर सेलेक्ट कराते हैं ये पूरा यदि स्पिल एरे यहाँ पे नहीं आता है तो देखो ये एक रेंज दिखा रहा है यहाँ पे, और जैसे ही पूरा हम सेलेक्ट कराते हैं तो ये ऑटोमेटिक हैश ऑपरेटर उठा लेता है। ये इसका बेनिफिट होता है कि हम डायरेक्ट इस प्रकार से रेंज सेलेक्ट कराने की बजाय पहला सेल दे करके और सिर्फ यदि हम हैश ऑपरेटर यूज करते हैं तो ये पूरा स्पिल एरे यहाँ पे उठा लेता है, और एंटर प्रेस कराएंगे तो ये हमको एक डायनेमिक रिजल्ट निकाल के दे देगा। अब हैश ऑपरेटर के लिए हम कुछ एग्जाम्पल करके देखने वाले हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल के अंदर मान लीजिए हम यहाँ पे एक छोटा सा डैशबोर्ड क्रिएट करें कि यहाँ पे कोई भी जब सब्जेक्ट डालते हैं तो उस सब्जेक्ट की पूरी लिस्ट यहाँ पे आ जाए, और उस लिस्ट के अकॉर्डिंग एवरेज मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स और मिनिमम मार्क्स यहाँ पे डिस्प्ले करे, और साथ में उस सब्जेक्ट के टोटल स्टूडेंट्स की संख्या भी यहाँ पे दिखाए। जो भी आपका डेटा सबसे पहले तो उस डेटा को टेबल में कन्वर्ट करा लेंगे, करेंगे Ctrl+T प्रेस और यहाँ पे करा देंगे माई टेबल एज हेडर और ओके करा देते हैं, तो पूरा डेटा टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा, ताकि जब भी डेटा हमारा पढ़े तो हमारे फॉर्मूले के अंदर या हमारी किसी कैलकुलेशन के अंदर कुछ छूटे ना, वो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाए। अब यहाँ पे हम एक फंक्शन यूज करें इक्वल फिल्टर। हम फिल्टर कराना चाह रहे हैं भाई इस पूरी टेबल को, ठीक है, पूरी टेबल हम सेलेक्ट करा देंगे, कोमा इंक्लूड हम करा रहे हैं सब्जेक्ट वाइज, देन हम सब्जेक्ट को यहाँ पे चुन लेंगे, ये बराबर हो किसके, ये बराबर हो यहाँ पे इसके, ब्रैकेट क्लोज करा के एंटर प्रेस करा लेंगे, तो देखो हमारे मैथ से रिलेटेड सारे स्टूडेंट यहाँ पे निकल के आ गए, और आप देख रहे हैं ये भी एक पूरा स्पिल एरे बन गया। यदि हम यहाँ कोई सब्जेक्ट चेंज कराते हैं,
एंटर प्रेस कराते हैं तो आप देखोगे इंग्लिश के स्टूडेंट यहाँ पे आ गए। अब इसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है। अब ये एक स्पिल एरे है तो हमको यहाँ पे पूरी रेंज देने की जरूरत नहीं है, सीधा हम यहाँ पे एवरेज फंक्शन यूज कराएंगे, ओनली पहला सेल यहाँ पे डालेंगे, हैज ऑपरेटर यूज कराएंगे और एंटर प्रेस करा लेंगे। तो अब देखोगे यहाँ पे इस पूरे ग्रेड की सभी की एवरेज निकाल के यहाँ पे दी है। पहले इसको मैं डेसिमल डिक्रीज करा लेता हूँ। अब आप देखोगे कि यहाँ पे नंबर सिर्फ एक ही कॉलम के अंदर थे, एरे इसने पूरा उठाया था, एरे यहाँ पे पूरा इसने उठाया था। यदि किसी दूसरे सेल के अंदर भी कोई नंबर होते हैं तो यहाँ पे हमारा रिजल्ट कुछ डिफरेंस हो सकता है, रिजल्ट गड़बड़ हो सकता है ना। तो उस चीज़ के लिए भी मैं आपको जिक्र करूंगा, अभी बताऊंगा आगे। हम मैक्सिमम निकाल के देखते हैं, हम करेंगे इक्वल मैक्स फंक्शन का यूज। उसी प्रकार से हम एक सेल डाल देंगे, हैज ऑपरेटर यूज कराएंगे, एंटर प्रेस करा देंगे तो मैक्सिमम भी निकल के आ गया। क्योंकि एक ही नंबर रेंज मिल रही है तो ये इसने इसको ऑटोमेटिक रीड करा लिया यहाँ पे, तो इसी में से मैक्सिमम निकाल के डाल दिया। मिनिमम के लिए इक्वल मेन फंक्शन का यूज करा लेंगे, पहला सेल देंगे, हैज ऑपरेटर यूज करा के एंटर प्रेस करा लेंगे। टोटल स्टूडेंट काउंट कराने हम यूज करा लेंगे यहाँ पे काउंटा फंक्शन का। काउंटा फंक्शन के अंदर उसी प्रकार से हैज साइन यूज कराएंगे, एंटर प्रेस करा लेंगे। अब देखो यहाँ पे 9 दे रहा है ना, यहाँ पे गड़बड़ आ रही है। जो मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा था, यदि एक से ज्यादा कॉलम नंबर के हो सकते हैं तो गड़बड़ हो सकती है ना। अब यहाँ पे देखो एक से ज्यादा कॉलम टेक्स्ट के हैं, जबकि हमने तो स्टूडेंट काउंट करे, स्टूडेंट तो 3 ही है। ये दिखा रहा है 9, ये इनको भी काउंट करा रहा है, इनको भी काउंट करा रहा है। तो उसके लिए हम किसी भी इस फंक्शन के अंदर यूज कराएंगे इंडेक्स फंक्शन का। ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट कराएंगे, इंडेक्स भी हमारे पास एरे मांगता है, एरे हम इसको डाल देंगे, ये एरे हो गया हमारा। कोमा यूज कराएंगे, रो के अंदर हमको रो नहीं चाहिए, रो 0 चाहिए हमको कॉलम से मतलब है कि कौन सा कॉलम चाहिए। हमको यहाँ पे पहला ही कॉलम चाहिए तो पहला कॉलम डाल देंगे, दूसरा कॉलम चाहिए तो दूसरा डाल देंगे, तीसरा चाहिए तो तीसरा डाल देंगे, ब्रैकेट क्लोज करा लेंगे इंडेक्स की और एंटर प्रेस करा लेंगे। तो देखो अब हमारे पास जो रिजल्ट निकल के आया है वो एकदम एग्जैक्ट रिजल्ट निकल के आएगा। अब यदि हम सब्जेक्ट बढ़ाते हैं, मैं यहाँ पे मैथ को एक इंग्लिश और करा देता हूँ, एंटर प्रेस कराएंगे, देखो इंग्लिश का एक स्टूडेंट और बढ़ गया और यहाँ पे टोटल काउंटिंग अब 4 हो चुकी है। यहाँ तक हमने सीखा कि हमने बार बार अब रो सिलेक्शन देने की जरूरत नहीं है। अभी हम यदि यहाँ पे डेटा वैलिडेशन लगाते हैं तो डेटा वैलिडेशन भी हम डायनेमिक लगाएंगे। तो देखो एक नई जगह पे जाकर के मैं यहाँ पे डेटा वैलिडेशन लगाता हूँ, उसके लिए हम करेंगे यूनिक फंक्शन का यूज और हम यूनिक इसमें से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस करा देंगे तो यहाँ पे यूनिक सब्जेक्ट निकल के आ जाएंगे। हम अपने इस सेल को सिलेक्ट कराएंगे, डेटा वैलिडेशन में चले जाएंगे, यहाँ से करेंगे हम डेटा वैलिडेशन को सिलेक्ट और लिस्ट रेंज के अंदर से हम यहाँ पे चुन लेंगे ये वाली लिस्ट। देखो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ इक्वल, और यदि हम इस प्रकार से इसको एक लिस्ट देते हैं तो यदि डेटा जब हमारा बढ़ता है तो देखो यहाँ पे एक लिस्ट रेंज एक फिक्स रेंज होगी। तो जब भी कोई चेंज होगा, कोई सब्जेक्ट बढ़ेगा या सब्जेक्ट कम होगा तो ये हमारा यहाँ पे मिस्टेक देगा। उसके लिए हम यहाँ से लिस्ट रेंज के एंड को हटा देंगे और सिर्फ यहाँ पे हम हैश ऑपरेटर यूज करा के ओके करा देंगे। अब आप देखोगे यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट हमारी बन चुकी है, पूरा डेटा फुल्ली डायनेमिक है। यदि कोई सब्जेक्ट यहाँ पे बढ़ता भी है, मैं यहाँ पे एक सब्जेक्ट बढ़ा देता हूँ बायोलॉजी, तो आप देखोगे यहाँ भी काउंटिंग हो रही है, ये डेटा भी सारा चेंज हो रहा है, यहाँ भी सब्जेक्ट जुड़ चुका है। और हम इधर ड्रॉप डाउन में आकर देखेंगे तो यहाँ भी हमारे पास बायोलॉजी के लिए सब्जेक्ट आ गया। अब आप यहाँ पे एक चीज सोचोगे कि हम हैश ऑपरेटर की बजाय ये काम टेबल के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे फंक्शन ऐसे होते हैं जो एरे फंक्शन है वो टेबल के साथ सही से काम नहीं करते हैं। अभी जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ग्रेड निकाल रहा था, उसी प्रकार से मैं इस टेबल के ऊपर यदि ग्रेड निकालना चाहता हूं, मैं इक्वल के साथ ये पूरा सेल दे देता हूं और प्लस यहाँ पे 10 करा के एंटर प्रेस कराता हूं। देखो यहाँ पे एक स्पिल एरे देता है। ये स्पिल एरे क्यों मिली है? स्पिल एरे इसलिए मिलती है क्योंकि टेबल के अंदर पहले से ही डायनेमिक एरे वो इनबिल्ट होता है। हम देखो इसको मैं बाद में अभी समझाता हूँ, पहले यहाँ पे देखते हैं। यदि इस जगह पे मैं कोई एक टेक्स्ट लिख देता हूँ, कोई भी टेक्स्ट, और एंटर प्रेस कराऊंगा तो देखो यहाँ भी आपको एक स्पिल एरे मिल जाएगी। इसका मतलब जो एरे हमारा यहाँ पे बन के आना था वो नीचे तक जाना था, लेकिन वहाँ पे क्या आ गया, इसको एक त्रुटि मिल गई, यहाँ पे ये खाली नहीं है, इसलिए इसने इसको स्पिल एरे बना दिया। जैसे हम इसको यहाँ से डिलीट कराएंगे ये अपना काम करेगा। इसी प्रकार टेबल के अंदर ऑलरेडी डायनेमिक एरे होता है, ये पहले ही डायनेमिकली ले रहा था तो ये ओवरराइट दिखेगा, तो नीचे इसको स्पेस नहीं मिलेगा तो स्पिल एरे दिखा रहा है। देखो हम
किस प्रकार से डायनेमिक एरे होता है यहाँ पे, हम सिंपली यहाँ पे कराएं इक्वल ये सेल +10 करा के एंटर प्रेस कराएंगे तो आप देखोगे मैंने पूरी रेंज सेलेक्ट नहीं करी थी, उसके बाद भी इसने देखो यहाँ पे डायनेमिक एरे ले लिया है ना। तो टेबल के अंदर पहले से ऑलरेडी डायनेमिक एरे होता है, तो ये जो फंक्शन है ये हैश ऑपरेटर है, यहाँ पे काम नहीं करेगा। अभी जैसे कि दूसरा फंक्शन मैं यहाँ पे यूज कराऊं, मैं यहाँ से इसको तो डिलीट कराता हूँ और यहाँ पे हम फंक्शन यूज कराएं यूनिक का। यूनिक फंक्शन के अंदर हम ये वाला एरे दे देते हैं इसको पूरा और एंटर प्रेस कराएंगे तो ये भी स्पिल एरे देगा, क्योंकि ये ऑलरेडी पहले ही डायनेमिक एरे होता है। और जब हम ऊपर से ओवरराइड डायनेमिक एरे से यहाँ पे लगाने की कोशिश करेंगे तो वो फंक्शन भी वहाँ पे काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से मैं इस पूरे कॉलम को डिलीट करा देता हूँ। अभी देखो मेरे पास एक टेबल है, मैं इसको पहले टेबल फॉर्मेट में करा लेता हूँ, Ctrl+T ओके करा लेंगे। जो भी फॉर्मेट आप टेबल का रखना चाहें टेबल का फॉर्मेट रख सकते हैं। अब मेरे को यहाँ पे ड्रॉप डाउन बनानी है, बट मेरे को डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन बनानी है, तो उसके लिए हैज ऑपरेटर एक वरदान साबित हो सकता है। देखो सबसे पहले तो हमको कैटेगरी चाहिए, तो सभी कैटेगरी में से यूनिक कैटेगरी हम अलग करा लें। यहाँ पे मैं एक कैटेगरी लिस्ट अलग से करा लेता हूँ। सबसे पहले तो हम करेंगे यहाँ पे ट्रांसपोज, क्योंकि देखो हमारे पास डेटा वर्टिकली है, इसको हमने हॉरिजॉन्टली करना है, तो हम ट्रांसपोज फंक्शन का यूज कराएंगे। और इसके अंदर हम करा लेंगे यूनिक फंक्शन का यूज। यूनिक फंक्शन के अंदर हम लिस्ट दे देंगे कि हमने कैटेगरी वाइज अलग कराना है, बस ब्रैकेट क्लोज करा लेंगे और एंटर प्रेस करा लेंगे। तो यहाँ पे ये भी फुल्ली डायनेमिक है। जैसे हम कोई नया ऐड करते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट या कैटेगरी, मैं यहाँ पे कैटेगरी ऐड कराऊं बाइक नाम की, एंटर प्रेस कराएंगे देखो तो ये कैटेगरी भी ऐड हो जाती है। ठीक है, तो ये डायनेमिक रहेगा। एक तो हमारे पास ये लिस्ट आ गई, इस लिस्ट को हमने कैटेगरी में उठा लेना है। सिंपली डेटा में चले जाएंगे, डेटा वैल्यूएशन पे क्लिक करा देंगे और यहां से हम लिस्ट रेंज के अंदर सिर्फ और सिर्फ इक्वल साइन के साथ यदि ये सेल दे देते हैं पहले वाला, हैज ऑपरेटर लगा करके यहां पे करा देंगे इसको ओके, तो देखो यहां पे हमारे पास एक लिस्ट जुड़ जाएगी जो यूनिक हमारे पास कैटेगरी आ जाएंगी। अब हमको इनके सभी के प्रोडक्ट भी चाहिए, तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट निकाल लेंगे। उसके लिए सिंपली हम यहाँ पे फिल्टर फंक्शन का यूज कराएंगे। फिल्टर के अंदर पूछ रहा है एरे, हमको यहाँ पे क्या लेना है एरे, हमको यहाँ पे प्रोडक्ट लेने हैं तो प्रोडक्ट उठा लेंगे। इंक्लूड किसको कराना है, कैटेगरी को कराना है। ये कैटेगरी बराबर हो इसके, और यदि कैटेगरी नहीं मिलती है देन यहाँ पे हम ब्लैंक ले लेंगे, ब्रैकेट क्लोज करा के एंटर प्रेस करा लेंगे। बस इसी को हमने कॉपी करा लेना है और हमने सब जगह ये डेटा आगे भी जा सकता है, तो इसको आगे तक हम यहाँ पे पेस्ट करा देंगे। पूरा डेटा हमारा यहाँ पे फिल्टर होके आ जाएगा। अब ये चीज यहाँ पे लेने के लिए हम यहाँ सिंपली एक छोटा सा फंक्शन यूज करके देखते हैं। हालांकि हमने यहाँ पे लगाना तो डेटा वैलिडेशन है इस प्रकार से, लेकिन डेटा वैलिडेशन के अंदर हम एक्स लुकअप फंक्शन का यूज कराएंगे। एक्स लुकअप फंक्शन लुकअप वैल्यू मांगता है, लुकअप वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है। लुकअप एरे ये यहाँ पे देखेगा लुकअप एरे इसको, तो ये हम ये आगे तक सेलेक्ट करा देंगे जहां तक भी लेना चाह रहे हैं। कोमा रिजल्ट एरे के अंदर हम ये वाली रो सेलेक्ट करा देंगे, बस ब्रैकेट क्लोज करा देंगे और एंटर प्रेस करा लेंगे। तो आप देखोगे यहाँ पे फर्नीचर के लिए यहाँ पे एक टेबल आया है उठ के ओनली, जबकि यहाँ पे तो 3 आइटम है, 3 प्रोडक्ट है। क्यों? क्योंकि हमने एक ही लाइन यहाँ पे इसको दी है, एक ही रो दी थी, तो एक ही रो का डेटा यहाँ पे आ गया। हमको मल्टीपल रो का डेटा यहाँ पे उठाना है, तब यहाँ पे हैश ऑपरेटर यूज करा लेंगे और एंटर प्रेस करा देंगे। तो आप देखोगे फर्नीचर का यहाँ पे पूरा डेटा या सारे प्रोडक्ट उठ के आ गए। यहाँ से कोई दूसरा हम कैटेगरी उठाते हैं तो फूड के लिए आ जाएगा, या फिर क्लोथ्स के लिए देखना चाहें क्लोथ्स के लिए आ जाएंगी। बस इसी फंक्शन को हमने यहाँ से सिंपली कॉपी करा लेना है, Ctrl+C, इसको कराएंगे यहाँ से डिलीट, चले जाएंगे डेटा के अंदर, डेटा वैलिडेशन और लिस्ट रेंज के अंदर हम यहाँ पे उस फंक्शन को पेस्ट करा देंगे। ये जो रेंज है कंप्लीट, इस पूरी रेंज को हम सेलेक्ट करा के F4 की से लॉक करा देंगे और ओके करा लेंगे। आप देखोगे यहाँ पे कैटेगरी वाइज हमारे पास सारा फिल्टर होके आ रहा है। यहाँ पे हम फूड का चुनते हैं तो हमारे पास फूड के सारे आइटम मिल जाएंगे। अब ये पूरी तरह से डायनेमिक है। यदि हम यहाँ पे कोई नई कैटेगरी ऐड कराते हैं और यहाँ पे चेंज की बजाय नीचे ही एक नई कैटेगरी यहाँ पे ऐड करा लेता हूँ, मैं स्टेशनरी की ऐड करा लेता हूँ एक कैटेगरी, इसके अंदर पेपर डाल देते हैं, 500 रुपये के सेल हो गए। देखो यहाँ पे एक स्टेशनरी नाम की एक कैटेगरी और जुड़ गई जिसके अंदर आइटम आ गया पेपर। अब इधर से हम देखते हैं तो देखो हमारे पास यहाँ स्टेशनरी मिलेगी और स्टेशनरी के अंदर एक ही आइटम मिलेगा आपको पेपर नाम का। अब इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। मैं यहाँ से ये डिलीट करा देता हूँ कंप्लीट, यहाँ से डेटा वैलिडेशन ही रिमूव करा देते हैं। डेटा में चले जाएंगे, डेटा वैलिडेशन, और यहाँ से मैं करा देता हूँ क्लियर ऑल। ठीक है, ओके करा देते हैं।
हम इसके लिए नेम डिफाइन करा लें। उसके लिए फॉर्मूला में जाएंगे और डिफाइन नेम पे क्लिक करा देंगे। डिफाइन नेम के अंदर मैं यहाँ पे नाम डाल देता हूँ, इसका नाम मान लीजिए प्रोडक्ट नाम मैं डाल देता हूँ इस फंक्शन का, और यहाँ पे फंक्शन यूज करा देंगे एक्स लुकअप का। लुकअप वैल्यू हमने ये उठाई थी, लुकअप एरे ये था, हमें ये लुकअप एरे ले लेंगे, और रिजल्ट एरे के अंदर हम यही वाला रिजल्ट एरे यहाँ पे ले लेते हैं। ब्रैकेट क्लोज करा देंगे, हैज ऑपरेटर यूज करा लेंगे और इसको करा देंगे ओके। तो अब देखो यहाँ पे डेटा वैलिडेशन के अंदर यदि मैं यहाँ पे सिंपल प्रोडक्ट का यूज कराता हूँ, बाद में कराएंगे, पहले मैं उसको देखो डिफाइन नेम के अंदर जाके मैं इसको थोड़ा सा एक बार एडिट करा लेता हूँ। यहाँ पे जो हमने हैज ऑपरेटर लिया था, बल्कि ये पूरा फंक्शन मैं फिर से लिखाता हूँ। देखो यहाँ पे मैं हैज ऑपरेटर यूज नहीं करता हूँ और ओके करा देता हूँ, ठीक है। अब देखो क्या दिक्कत आएगी, मैं यहाँ कराता हूँ इक्वल प्रोडक्ट। देखो ये प्रोडक्ट नाम का हमारे पास फंक्शन आ रहा है, एंटर प्रेस कराएंगे यहाँ पे तो इधर आप देखोगे एक ही प्रोडक्ट दिखा रहा है। यहाँ पे हम यदि स्पिल एरे के लिए हैज ऑपरेटर यूज करा के एंटर प्रेस कराते हैं तो ये सारे प्रोडक्ट दिखाएगा। फिलहाल यहाँ पे देखो इसमें स्टेशनरी में एक ही है ना, दूसरा कोई चुनते हैं तो ये सारे दिखा रहा है, और यदि यहाँ पे हम हैज नहीं लगाते हैं तो ये एक ही प्रोडक्ट दिखाएगा, और यदि यहाँ पे हैज यूज कराते हैं तो ये कंप्लीट दिखाएगा। अब यही चीज हम डेटा वैलिडेशन के अंदर कर सकते हैं। सीधा चले जाएंगे डेटा वैलिडेशन के अंदर, यहाँ से करेंगे डेटा वैलिडेशन, और लिस्ट रेंज के अंदर इस बार हम वो रेंज देंगे जो हमने पहले डिफाइन करी है। हमने डिफाइन करी है प्रोडक्ट नाम से, और हैज साइन के साथ यहाँ पे इसको करा देंगे ओके। तो आप देखोगे यहाँ से ये भी हमारा बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पे काम करेगा, ये भी पूरी तरह से डायनेमिक होगा। तो यहाँ पे इस ट्यूटोरियल में मैंने हैज ऑपरेटर को और स्पिल एरे को अच्छे से डिफाइन कर दिया है। ये काम करने का तरीका आपके काम को आसान और सरल बना सकता है। ओके, आशा करूंगा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहे। हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा हम दोस्तों में शेयर करें, में लाइक करें, और यदि नया पर चल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें।